स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे ओपीएस को लेकर। आखिरकार कौन सी कॉर्पोरेशन में ओपीएस फंस गई है और पेंशनर्स को क्यों यहां परेशान होना पड़ रहा है। आने वाले समय में क्या ऐसी ही स्थिति बाकी विभागों में भी बन सकती है, इसे लेकर बारीकी से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात एनटीटी भर्ती को लेकर करेंगे, क्योंकि बड़ा पेच इसमें भी फंस गया है। खैर, भर्ती प्रक्रिया तो पूरी होकर रहेगी ही, लेकिन जो महिलाएं पिछले 15 सालों से इसका इंतजार कर रही थी, 15,000 के करीब इन महिलाओं की संख्या है, इन्हें इसका कितना फायदा होने वाला है, ये अब बड़ा सवाल है। क्योंकि आउटसोर्स माध्यम से भर्ती होगी, 10,000 इसमें केवल सैलरी रखी गई है, लेकिन 10,000 में भी अगर हम कहें कि पूरी सैलरी उन्हें नहीं मिलने वाली है और कैसे, ये बिल्कुल जानकारी हम आपको देंगे बारीकी से। तीसरी बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा जुबानी हमला इन्होंने आशीष शर्मा पर बोला है, जो कि अब भाजपा प्रत्याशी है। ये दरअसल हमीरपुर गए थे चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर। लेकिन मौसम से हुए नुकसान को लेकर भी जानकारी बिल्कुल सबसे पहले हम आपको देंगे, क्योंकि अभी मॉनसून को दस्तक दिए हुए यूं तो 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन 2 ही भारी बारिशें हुई हैं। इससे पहले भी नुकसान भरे मामले सामने आए थे, जब आधी रात तक बारिश होती रही। और अब कल शाम को भी कुछ देर तक रात में बारिश हुई, लेकिन उसके बाद सुबह 36 जगहें सड़कें अवरुद्ध बताई जा रही हैं। हालांकि कुछ एक सड़कें अब इनमें से बहाल कर दी गई हैं। दरअसल ये जगह जगह भूस्खलन होने का मामला सड़कों में सामने आया था। इसके अलावा 169 ट्रांसफार्मर्स भी ठप बताए जा रहे हैं, यानी कि जहां बिजली गुल हो गई है। हल्की सी बारिश से भी काफी ज्यादा नुकसान क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हो जाया करता है, और उसका एक ये बड़ा उदाहरण है कि भारी बारिश के बाद देखा जा सकता है एक हल्की बारिश है, एक भारी बारिश भी खैर हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ क्षणों तक जारी रही थी बारिश। और उसके बाद देखा जा सकता है 36 सड़कें अवरुद्ध हो गई है, 169 ट्रांसफार्मर्स भी ठप हो गए हैं। विशेष तौर से जनजातीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ये समस्याएं बढ़ जाया करती हैं। अभी 8 जुलाई तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा, यानी कि बारिश को लेकर यहां पर आसार जताए गए हैं। देखिए, एक ट्रक की ओर से 4 बच्चों को कुचलने का मामला सामने आया है। ये कांगड़ा के पालमपुर की घटना पेश आई है। कांगड़ा के गांव ढाड में मेला ग्राउंड में 4 बच्चे प्रवासियों के सोए हुए थे, और उसी वक्त रात के 10:30 बजे वहां एक ट्रक चालक आ गया अपना ट्रक लेकर। जैसे ही इसने ट्रक को बैक करने की कोशिश की तो ये ट्रक प्रवासी बच्चों पर चढ़ गया, जिसके बाद एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है, एक बच्चे की टांगें टूट गई हैं और बाकी के 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन बच्चों के माँ बाप उनके लिए खाना लेने गए थे और उसी बीच ये घटना पेश आ गई। काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक घटना कहना चाहेंगे। जैसे ही बच्चों ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया एक तरह से, क्योंकि चीख पुकार में माहौल बदल गया था, तो काफ़ी सारे स्थानीय लोग वहाँ पहुँच गए और स्थानीय लोगों ने बच्चों को अस्पताल पहुँचाने की पूरी कोशिश भी की, एक बच्चे की लेकिन फिर भी मौत हो गई है। गंभीर रूप से ये बच्चे घायल हो गए थे। पहले इन्हें नगरोटा बगवा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर टांडा मेडिकल कॉलेज में रेफर करना पड़ा, क्योंकि गंभीर इतनी ज़्यादा हालत में थे। और उसके बाद इनके माता पिता से भी संपर्क साधने की कोशिश की गई। इनके माता पिता को भी वहाँ पर बुलाया गया। फिलहाल पालमपुर पुलिस की ओर से जानकारी ये दी गई है कि एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले में छानबीन की जाएगी और ट्रक चालक को बख्शा नहीं जाएगा, उसकी गलती की सज़ा उसे मिलकर रहेगी। लेकिन बात यह भी है कि जिस वक्त मेला ग्राउंड में ट्रक चालक अपना वाहन लेकर पहुंचा था, अंधेरा छाया हुआ था, रात के 10:30 बज रहे थे और बच्चे सोए हुए थे, उसकी नज़र नहीं पड़ी। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता थी, और ध्यान रखने की आवश्यकता माता पिता को भी थी, जिन्होंने ऐसी जगह पर बच्चों को सुला दिया था जहाँ पर एक वाहन भी आ पहुँचा। लेकिन अब फिलहाल 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, एक की टांगें पूरी तरह से टूट गई हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हादसा कहना चाहेंगे, और एक बच्चे की तो मौत ही हो गई है। कांगड़ा जिले के बनेरखड्ड में आज 6 श्रद्धालु फंस गए थे, जिसमें एक स्थानीय युवक था और बाकी के 5 लोग यूपी से आए हुए थे। ये दरअसल दर्शन करने के लिए माता के यहाँ पहुंचे थे और 6:15 बजे का समय था सुबह का। हालांकि 6 नहीं, ये 150 के करीब लोग थे जो कि खड्ड में नहाने के लिए गए थे। लेकिन गनीमत ये रही कि साथ में ही दमकल विभाग का कार्यालय था और दमकल अधिकारी अशोक राणा की नज़र जैसे ही जलस्तर पर गई, उन्हें पहले ही ये बात मालूम हो गई कि अब खड्ड का जलस्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो मौके पर ही वो इस खड्ड के किनारे पहुंचे। जितने भी लोग थे उन्हें बाहर आने की अपील की, लेकिन बीच में 6 लोग पत्थर में फंस गए थे।
और ये काफ़ी देर तक फंसे रहे, 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन इनके लिए चलाना पड़ा। लेकिन जो अशोक राणा है, दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं, इनकी हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि जैसे ही ये खड्ड के किनारे पहुंचे, पहले इन्होंने बाकी लोगों को निकाल दिया और जो 6 लोग फंसे थे उनमें से एक को कांटेक्ट किया, साहस रखे, विश्वास रखे और शांत रहे। बार बार ये बातें इनकी ओर से उन्हें कही गई ताकि वो शांत रह सके और इस बीच हड़बड़ाए ना, क्योंकि एक तरह से इन लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया था। इन्हें लग रहा था जलस्तर बढ़ रहा है, हो ना हो ये डूब जाएंगे, कहीं इनकी मौत ना हो जाए। इस तरह के ख्याल अक्सर फिर इंसान के दिमाग में चलने लगते हैं। लेकिन शांत रहने की एडवाइस अशोक राणा ने इन्हें दी। इतना ही नहीं, रस्सी बांधकर और लाइफ सेविंग जैकेट पहनकर ये इन लोगों के पास भी खुद पहुंच गए थे ताकि इनका साहस बढ़ा सके। उसके बाद 2 घंटे का ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया इन्हें बचाने के लिए और अभी ये बच चुके हैं। लेकिन यहाँ से सबक लेने की फिर आवश्यकता है, क्योंकि ब्यास नदी के आसपास भी बहुत सारे सैलानी ऐसे देखे जा रहे हैं जो अभी भी डुबकियां लगा रहे हैं। पिछले कल धौलाधार में इस तरह का मामला सामने आया था। जो चिनार खड्ड है वहां पर लोग डुबकियां लगाने से बाज नहीं आ रहे थे, जबकि साफ साफ इतने बड़े बोर्ड्स वहां पर लगाए होते हैं कि मौसम जब खराब हो तो इस तरह का रिस्क ना ले। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मौसम में भी लोग डुबकियां लगा रहे हैं और इन दिनों चंद ही मिनटों में जलस्तर बढ़ जाया करता है, जिस वजह से एक बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है, जान का भी नुकसान हो सकता है। पूरी संभावना इस सिचुएशन में ऐसी बन जाती है कि जान का नुकसान हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर गए थे और इन्होंने चुनावी प्रचार प्रसार किया है पुष्पेंद्र वर्मा के लिए। साथ ही साथ जुबानी हमला बोला है जो पूर्व में निर्दलीय विधायक थे आशीष शर्मा और अभी मौजूदा समय में भाजपा प्रत्याशी हैं। दरअसल इनका यह कहना था कि आशीष शर्मा ने कभी भी कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड बातें मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं रखी, यानी कि अपने विधानसभा क्षेत्र, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को लेकर कोई भी विकासात्मक कार्य की बात उन्होंने मुख्यमंत्री से नहीं की। सिर्फ की तो अपने लिए की और 135 करोड़ का टेंडर भी लिया खुद की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए। सड़कें तुड़वाने का काम किया, सिर्फ सड़क नहीं बल्कि सरकार तक को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है और इस बात का जवाब वहां की जनता उन्हें देकर रहेगी। इस वक्त अगर हमीरपुर की स्थिति पर हम गौर करें तो काफी ज्यादा भीड़ पुष्पेंद्र वर्मा के साथ भी नजर आ रही है। हालांकि अब यहां आशीष शर्मा को सपोर्ट किया जाता है या नहीं, या जो एक पैना हथियार लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू चल रहे हैं और एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि दगाबाजी इन्होंने की है और ये भी उन्होंने कहा कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब निर्दलियों की ओर से इस्तीफा दिया गया हो। ये किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकते थे लेकिन फिर भी इस्तीफा दिया और फिर जाकर भाजपा में शामिल हुए हैं। 5 साल के लिए इन्हें चुना गया था, तो आखिरकार क्या ऐसी नौबत आ गई जो कि 15 महीने में ही इन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। कितने पैसे इसके लिए भाजपा ने इन्हें दिए हैं, इस बात का जवाब तो उन्हें लोगों को देना ही चाहिए और आम लोगों को भी ये सवाल आशीष शर्मा से पूछना चाहिए। ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। फिलहाल इन सभी बयानों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आम लोगों पर, ये हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव बार बार हो रहे हैं ये भाजपा का ही षड्यंत्र है। भाजपा जबरदस्ती उपचुनावों को थोप रही है जनता पर और अभी भी अपनी हरकतों से भाजपा बाज नहीं आई है। कोशिश नेता प्रतिपक्ष यही कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी सरकार बन जाए। हालांकि जब ये क्रॉस वोटिंग हुई थी राज्यसभा सांसद का, जब विधानसभा में चुनाव हुआ था, तो उस वक्त ये सभी भाजपा नेता सोच समझकर बैठ गए थे कि कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई मंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ना ही हो पाएगा। अगले पूरे 5 साल तक अभी यहाँ कांग्रेस की ही सरकार बनी रहेगी। ऐसे षड्यंत्र में जनता भी इन्हें कामयाब नहीं होने देने वाली है और इसका जो सीधा सा असर है वो चुनावी परिणामों में सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी उप मुख्यमंत्री की ओर से आज बड़ा दावा किया गया है। देखिए, सबसे पहले एसआईटी का गठन किया गया था बागवानों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिला। 2020 और 2021 में तकरीबन 3000 से ज़्यादा शिकायतों का निपटारा कर लिया गया है बागवानों की, जैसे कि सेब के लेन देन को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत सामने आती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आढ़तियों की शिकायतों के लिए भी एसआईटी का गठन किया जा रहा है। आढ़तियों को कोई शिकायत रहती है तो मौके पर ही उनका भी निपटारा हो पाएगा, या कोई आरोपी होता है, ठगी उनके साथ की जाती है तो वो भी निपटारा हो पाएगा। पहले काफ़ी संख्या में और काफ़ी दिनों तक ये मामले लंबित ही रह जाया करते थे। अभी हज़ारों ऐसी शिकायतें आ गई हैं जिनका कोई निपटारा नहीं हो पाया है और आढ़तियों की ओर से ही ये शिकायतें हुई हैं। 2019 में हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि आढ़तियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए भी एसआईटी का गठन होना चाहिए और अब तत्कालीन सरकार ने इस बात की जिम्मेदारी डीजीपी अतुल वर्मा को दे दी है कि जल्द से जल्द एसआईटी का गठन किया जाए ताकि आढ़तियों की शिकायत का निपटारा भी हो सके।
देखिए, किन शिक्षकों को अवार्ड मिलने वाले हैं ये भी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए हैं और ये आवेदन 15 जुलाई तक देने होंगे। इसमें पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहने वाली है। ऑनलाइन ढंग से ही फॉर्म भरने होंगे, बाकी के दस्तावेज भी दिखाने होंगे और 10 साल का अनुभव इसके लिए ज़रूरी किया गया है। और चयन की प्रक्रिया भी देखिए ऑनलाइन ही रहने वाली है, यानी कि फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे, फिर चयन भी ऑनलाइन ढंग से ही होने वाला है और उसके बाद फिर अवार्ड्स कैसे दिए जाते हैं, खैर ये देखना होगा, क्योंकि इसके लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। खैर कार्यक्रम ऑफलाइन मोड पर ही होगा, क्योंकि पुरस्कार उन शिक्षकों के हाथों में देकर उन्हें एक तरह से सम्मानित इसमें किया जाता है। 16 जुलाई से 25 जुलाई तक शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। 15 जुलाई तक क्योंकि आवेदन देने हैं, फिर 16 जुलाई से 25 जुलाई तक शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा और ये राज्य स्तरीय कमेटी को रिपोर्ट भेज दी जाएगी जिला स्तरीय कमेटी की ओर से। राज्य स्तरीय कमेटी 26 जुलाई से 4 अगस्त तक बैठक करेगी और राज्य से 3 शिक्षकों का चयन कर उनके नाम नेशनल ज्यूरी को भेजेगी। नेशनल ज्यूरी 7 अगस्त से 12 अगस्त तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन शिक्षकों से संवाद करेगी और उनकी प्रेजेंटेशन देखेगी। इसके बाद 13 अगस्त तक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शिक्षकों का अंतिम चयन कर लिया जाएगा। लेकिन 10 साल का अनुभव होना शिक्षकों को ज़रूरी है। वही शिक्षक इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्हें 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस हो। बीटेक ऑनर्स की काउंसलिंग को लेकर भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ये काउंसलिंग भी ऑनलाइन मोड पर ही होने वाली है। यूआईटी की ओर से इसे लेकर सभी जानकारियां वेबसाइट पर डाल दी गई है। जो दस्तावेज इसमें सबमिट किए जाएंगे अभ्यर्थियों की ओर से, वो भी ऑनलाइन मोड पर ही सबमिट होने वाले हैं, जैसे कि 10वीं जमा 2 या SC/ST सिंगल गर्ल चाइल्ड संबंधी दस्तावेज जो भी रहेंगे ऑनलाइन तौर पर ही इन्हें सबमिट करने होंगे और अपना फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरना होगा, क्योंकि काउंसलिंग ही ऑनलाइन ढंग से होने वाली है, जो कि 4 जुलाई को होगी। बारीकी से जानकारी हासिल करने के लिए यूआईटी की वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है टीजीटीज की, जो कि अब पीजीटी बनने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल प्रवक्ताओं के काफ़ी पद खाली चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोशन करने में देरी की जा रही है। पहले भी लोकसभा चुनावों के चलते आचार संहिता में ये मामला लटक गया था और अब भी विभाग की ओर से यही तर्क दिया जा रहा है कि आचार संहिता लगी है 3 जिलों में, जिस वजह से ये प्रमोशन लिस्ट अभी जारी नहीं हो सकती है। दूसरी ओर शिक्षक इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि काफ़ी पहले ही ये पूरा डाटा मांग लिया गया था सीनियरिटी वाइज शिक्षकों का, ये विभाग के पास पहुंच भी गया है, लेकिन पैनल अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष जो प्रमोट होने थे शिक्षक टीजीटी से पीजीटी के तौर पर, यानी कि प्रवक्ता के तौर पर, उनकी संख्या 600 से 700 के करीब थी, लेकिन अब ये संख्या भी बढ़कर 900 हो गई है। तो ये 300 से 400 के करीब ज़्यादा अब यहाँ प्रमोशन के लिए शिक्षक अपना इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जल्द से जल्द प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी जाए, क्योंकि 3334 पद प्रवक्ताओं के भी रिक्त चल रहे हैं स्कूलों में। ये शिकायत इनकी ओर से हो रही है। देखिए, नई पहल हुई है और जिला शिमला से इसकी शुरुआत की गई है। ये तहसीलदारों से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। केवल तहसीलदार नहीं बल्कि इसमें पटवारी और एसडीएम भी शामिल हैं। कोशिश अब प्रशासन की ओर से ये हो रही है कि कोई भी शिकायत किसी भी क्षेत्र से सामने आती है तो 24 घंटे के भीतर उसका निपटारा किया जाए। ये मौसम से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं, क्योंकि अब जगह जगह भूस्खलन फिर से होने लगे हैं। कहीं भी सड़क टूट जाती है या किसी के घर का नुकसान हो जाता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पटवारी या तहसीलदार को भी संपर्क साध सकता है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है प्रशासन की ओर से। एसडीएम को यह जिम्मा सौंपा गया है कि उन्हें पटवारी और तहसीलदार का नंबर सार्वजनिक करना होगा और साथ ही साथ एसडीएम्स को ये जानकारी रखनी होगी कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, ताकि वो बात जल्दी ही प्रशासन को भी पता चल सके। और पटवारी और तहसीलदार को भी इस बात की जानकारी देनी है। 24 घंटे के भीतर उन्हें फील्ड पर पहुंचकर शिकायतों का निपटारा करना होगा या नुकसान देखना होगा कितना है। एक तरह से सिचुएशन हैंडल करने के लिए उन्हें कहा गया है। तो अब डायरेक्टली तहसीलदार और पटवारी को भी आप संपर्क साध सकते हैं। जो तहसीलदार हैं उन्हें उपमंडल का पूरा जिम्मा दिया गया है। पटवारी को पंचायत स्तर पर सभी समस्याएं देखने के लिए कहा गया है और एसडीएम्स को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार कहाँ कितना नुकसान हुआ है और उन्हें सबसे पहले अपडेट तहसीलदार, पटवारी और पूरे प्रशासन को पहुंचानी होगी, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी समय रहते ही शुरू हो सके, बाकी की प्रक्रियाएं भी पूरी हो पाएं और किसी परिवार को ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है तो फौरी राहत भी वहां पर जल्दी ही दी जा सके। तो अच्छा ये हम कदम कहना चाहेंगे, क्योंकि कवायद इसकी
की गई है, जिला शिमला से इसकी कवायद शुरू हो गई है। तो ये एक अच्छा फैसला है और अब एसडीएम्स पर ये निर्भर करता है कि कितनी जल्दी वो इनका नंबर सार्वजनिक कर पाते हैं, क्योंकि मॉनसून तो ऑलरेडी दस्तक दे ही चुका है। लेकिन अब इसके बाद लोगों में इंतजार बिल्कुल रहेगा कि कब तक ये नंबर उनके पास पहुंच पाए और अपनी मदद के लिए वो फिर इन अधिकारियों से संपर्क साध सके। इस बीच चाहे पटवारी हो या तहसीलदार हो, वो मदद करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो तुरंत प्रभाव से इनकी शिकायत आप उपायुक्त के पास कर सकते हैं। देखिए, एचआरटीसी में पेंशन फिर फंस गई है। अक्सर यहाँ से, इस कॉरपोरेशन से यही एक शिकायत आती है कि या तो समय रहते सैलरी और पेंशन की राशि एचआरटीसी को नहीं दी जाती है ताकि कर्मचारियों को और पेंशनर्स को जल्दी भुगतान हो सके, और जब लेट लतीफ़ी करके ये राशि दी भी जाए तो पूरी नहीं दी जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस महीने दरअसल जो राशि का भुगतान सरकार की ओर से एचआरटीसी को हुआ है, उससे कर्मचारियों को सैलरी तो दे दी गई है लेकिन पेंशन लटक गई है। इतनी राशि अभी एचआरटीसी के पास नहीं है कि पेंशनर्स को पेंशन भी दी जा सके, तो इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। एचआरटीसी को इस महीने 68 करोड़ की ज़रूरत थी, लेकिन सिर्फ इन्हें 59 करोड़ ही मिले हैं, यानी कि 68 करोड़ की ज़रूरत थी और 59 करोड़ ही इन्हें यहाँ पर दिए गए हैं। इस कारण सैलरी के 43 करोड़ तो कर्मचारियों के खाते में जमा करवा दिए गए हैं, लेकिन 24 करोड़ 50 लाख की कमी एक तरह से अभी एचआरटीसी के पास हो गई है और पेंशन रुक गई है, जिस वजह से पेंशनर्स फिर नाराज़ चल रहे हैं। एचआरटीसी में इस वक्त 11,900 कर्मचारी और 7,000 पेंशनर हैं, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या है पेंशनर्स की भी, लेकिन उतनी राशि अभी नहीं दी गई है निगम को कि वो पेंशन भी एक साथ ही पेंशनर्स की डाल सके। और अब लाजमी सी बात है, इसे लेकर पेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होने वाले हैं हर बार, क्योंकि काफ़ी देरी से इन्हें पेंशन दी जाती है। और इस बार जो राशि का भुगतान हुआ है एचआरटीसी को, वो आप देख सकते हैं कितना है। कहाँ तो इन्हें 68 करोड़ की ज़रूरत थी, लेकिन 59 करोड़ ही इन्हें फ़िलहाल दिए गए हैं। एनटीटी भर्ती में उन महिलाओं को एक बड़ा झटका है जो कि पिछले 15 सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है, 15,000 के करीब इनकी संख्या है। और ऐसे में ये बात पहले ही क्लियर कर दी गई थी कि एनसीटीई की गाइडलाइंस इसमें फॉलो की जाएंगी, लेकिन आउटसोर्स माध्यम से ये भर्ती हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ही ये जिम्मा दिया जाएगा। ये बड़ी बात है। यहाँ महिलाओं को अपनी सैलरी को लेकर ज़रूर चिंतित होना पड़ सकता है, और ये भी एक बड़ी बात है कि जहाँ महिलाएं 10,000 की सैलरी एक्सपेक्ट करेंगी, क्या उन्हें वो पूरी मिल भी पाएगी या नहीं। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, इस बात पर हम संशय क्यों बरकरार रखवाना चाह रहे हैं, दरअसल ये भी आप पूरी बात समझ लीजिए, क्योंकि शिक्षा सचिव की ओर से प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 6,297 एंटिटी भर्ती की जाए। जिन भी स्कूलों में एनरोलमेंट बड़ी है प्री प्राइमरी कक्षाओं में, वहाँ पर एक एक एंटिटी एडजस्ट की जाएगी, यानी कि एक एक पद पर एंटिटी की भर्ती होने वाली है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से ही ये भर्ती की जाए, आउटसोर्स माध्यम से ही ये भर्ती होने वाली है। और एनसीटीई की गाइडलाइंस का भी इसमें ध्यान रखा जाए, जैसे कि 2 साल का डिप्लोमा इसमें अनिवार्य किया गया है। 1 साल का डिप्लोमा जिन महिलाओं ने किया होगा उन्हें इस भर्ती में फिलहाल पात्र नहीं माना जाएगा। तो पहली बात तो ये कि 2 साल का डिप्लोमा करने वाली महिलाएं ही आगे आ पाएंगी। अब दूसरी बात क्या है कि देखिए 10,000 इसमें सैलरी रखी गई है, लेकिन ये 10,000 सैलरी भी पूरी कैसे महिलाओं को मिलेगी जब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से भर्ती हो रही है। 5% चार्ज तो यही कंपनी ले लेती है सैलरी में से। फिर दूसरी बात जीएसटी की करें तो 18% जीएसटी भी इसमें लगा हुआ है और 10% ईपीएफ भी इनका कटने वाला है। तो कुल मिलाकर 10,000 में से भी 6,700 रुपये ही इन महिलाओं को मिलने वाले हैं। अगर पूरा हिसाब आप करें तो यही आंकड़ा आपके पास भी आएगा। अब ऐसे में 15 सालों से जो महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं एंटिटी भर्ती का, क्या 6,700 रुपये लेकर वो खुश रहने वाली है? एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, एनसीटीई की गाइडलाइंस का भी अब इसमें पालन करना है। बहुत सारी महिलाएं अभी ऐसी निकलेंगी जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा ही नहीं होगा। और तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से जब ये पद भरे जाएंगे, यानी कि अब निजी कंपनी के माध्यम से ये टीचर्स रखवाई जाएंगी, तो ऐसे में पहले भी कई तरह की शिकायतें आई हैं कि जब बीच में कंपनीज होती हैं तो कई तरह की परेशानियां आउटसोर्स कर्मचारियों को आती है, फिर चाहे वो सैलरी से जुड़ी हो, छुट्टी से जुड़ी हो या अन्य तरह की परेशानियां हों। अब महिलाएं इसमें क्या कदम उठाती है, क्या कुछ उनकी ओर से तय किया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 6,297 के करीब पद यहाँ पर ज़रूर भरे जा रहे हैं।
देखिए, अब पर्यटकों की तादाद हिमाचल प्रदेश में घट गई है। पहले जहां 90 से 95% तक की ऑक्यूपेंसी चल रही थी, तो अब 40% भी ऑक्यूपेंसी यहां पर होटलियर्स की ओर से बताई जा रही है। बड़ा कारण इसका हम ये मानकर चल सकते हैं कि मानसून ने दस्तक दे दी है, जगह जगह नुकसान भरे मामले भी सामने आ रहे हैं और ऐसी स्थिति से पर्यटक घबरा जाया करते हैं। लेकिन एक विशेष पैकेज इनके लिए लाया गया है HPTDC की ओर से, यानी कि HPTDC के होटल्स में जो सुविधा इन्हें मिलने वाली है या जो पैकेज में छूट दी जा रही है, उससे जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। नारकंडा होटल हाटू में 40% छूट पैकेज में दी जाएगी अगर इस होटल में ये पर्यटक ठहरते हैं तो, और धर्मशाला होटल धौलाधार में भी 40% छूट पर्यटकों को दी जा रही है। इसके अलावा शिमला के HHH में 30% छूट पर्यटकों को दी जाएगी। मनाली होटल कुंजू में भी 30% छूट दी जाएगी। शिमला होटल पीटरहॉफ में भी 30% छूट दी जाएगी। पालमपुर होटल द न्यूगल में भी यहाँ 20% छूट दी जा रही है और मैक्लोडगंज होटल क्लब हाउस में 30% छूट मिलने वाली है। मैक्लोडगंज होटल भागसू में भी 30% छूट दी जा रही है। 40% वाले जो कुछ और होटल्स हमारे सामने आए हैं जहां पैकेज में 40% के करीब छूट दी जाएगी, उसमें पैलेस चाइल मेन होटल का भी नाम शामिल है। डलहौजी मनी महेश में भी 40% छूट मिलने वाली है। न्यू रोज कॉमन कसौली में भी 40% छूट दी जाएगी। फागू होटल एप्पल ब्लूसू में भी 40% छूट दी जाएगी। डलहौजी होटल गीतांजलि और नालदेरा गोल्फ ग्लैड में भी 40% छूट दी जा रही है। ये HPTDC की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके हिमाचल प्रदेश की ओर। तो अब इतनी ज़्यादा छूट मिल रही है, इसके बाद पर्यटकों की तादाद यहाँ बढ़ पाती है या नहीं, ये देखना होगा। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से BSc का भी देखिए रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ है और अच्छी बात यह है कि इस बार 33 दिन पहले ही रिजल्ट घोषित हो चुका है। कहाँ तो छात्रों को 3-3 या 4-4 महीने तक भी इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब 33 दिन पहले ही यहाँ पर रिजल्ट घोषित हो चुका है। इसमें 4753 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से 3827 बच्चे पास हो गए हैं और ये पूरी जानकारी वेबसाइट पर जाकर भी बच्चे चेक कर सकते हैं, यानी कि जो छात्र हैं वो चेक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।